जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के 7वें अध्याय के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। 2 पार्ट हमने किए, तीसरा पार्ट है जो बहुत ही कम समय का बचा हुआ है। थोड़ा सा इसको नेक्स्ट निपटा लेते हैं। लाइन वाइज पढ़ेंगे, साथ साथ शेयर करते रहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी नोट करते रहें। अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को कम ज़्यादा गति करके आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ हमने पीछे गोपुरम के बारे में पढ़ा था, ये पिक्चर दी हुई थी मदुरई के शासकों द्वारा जो गोपुरम बनाया गया था। अब इससे नेक्स्ट आप देखिए कि महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महलों और मंदिरों, बाजारों का अंकन देखिए। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया। फिर से फोटोग्राफ थे, नक्शे, संरचनाएं, खड़े रेखा चित्र, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी। यह सब कैसे खोजा गया? मैकेंजी द्वारा किए गए जो आरंभिक सर्वेक्षण हैं, उनके बाद यात्रा जो वृतांत हैं यात्रियों के, उन्होंने लिखे जो अभिलेखों से जो जानकारी मिली, उसको एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में एक स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक के पुरातात्विक संग्रहालय विभिन्न विभाग द्वारा किया गया था। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। इसको आप नोट कीजिए। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो इन दोनों को आप नोट करें, 1976 को राष्ट्रीय महत्व का और 1986 को विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद जो है 1980 के दशक के में विभिन्न प्रकार के जो अभिलेखन प्रयोग से व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से ले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता के प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों जो विद्वान थे, उन्होंने इस जानकारी को इकट्ठा करके संरक्षित करने का प्रयास किया। तो इसमें खोजने में इसके विजयनगर के तो भारत ही नहीं, विदेशी जो लोग हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा। इस विस्तृत प्रक्रिया में सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। संरचनाएं बहुत विशाल और जटिल थी, लेकिन उसके एक छोटे से चरण को आप देखिए कि कितना महीन, कितनी बारीकी से इसको बनाया गया, इसकी जो स्टडी किया गया। पहला चरण यह है कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया था। प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। जैसे ये एक खाना बना हुआ है, ये ए दिया हुआ है। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः आगे छोटे वर्गों में बांटा गया। यानी कि अगर हम इसको कहें कि 25 वर्गाकार 25 जो वर्गाकार भाग बनाए गए थे, ये वर्ग के आकार का जैसे ये भाग है, कोई क्षेत्र ले लिया तो उसको 25 वर्गाकार भागों में बांट दिया और उसके ए से जेड तक नाम दे दिए, लेकिन आई इन्होंने छोड़ दिया। आई को इसमें शामिल नहीं किया गया। अभी मानचित्र में हम देखेंगे इसको। तो ये 5 गुणा 5 25, यानी कि 5 इस प्रकार से। तो 25 जो भाग है 5-5 वर्ग के, उस आकार में इनको बांटा गया। छोटे छोटे करते गए। एक क्षेत्र को पहले 25 में, फिर उन 25 में से एक भाग को, जैसे ए भाग है, इसको फिर आगे 25 टुकड़ों में बांटा गया। फिर उसके भाग को, एक जो छोटा बचा है उसको एक भाग को आगे 25 में बांटा गया। इतनी बारीकी से इनका अध्ययन किया गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। फिर आगे छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया। ये आप इसको देख रहे हैं। गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे। इसमें हजारों संरचनाओं के छोटे छोटे देवस्थल, आवास से लेकर विभिन्न जो विशाल मंदिर हैं उन तक को पुनः उजागर किया गया, प्रलेखन का कार्य किया गया, लिखा गया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सके, इन सभी की स्थिति की पहचान आधार स्तंभ और मंचों के माध्यम से की गई। एक समय जो बाजार जीवंत थे, उसका अब यही कुछ बचा हुआ है। अब ये देखिए, अगर आप इस संरचना को देखें, ये संरचना आप देखिए, ये संरचना जो है ए से लेकर ABCDEFG आई इसमें नहीं है, जेड तक दिए हुए हैं, क्योंकि 25 भाग बनाए एक क्षेत्र के, तो उसमें ये सारा कुछ इन्होंने दिया है। फिर ए भाग को अलग से 25 भागों में बांटा गया, बी को अलग 25 में बांटा गया, सी को अलग 25 में बांटा गया। ठीक है, फिर उसको आगे और देखिए, यहाँ पर जैसे एन पार्ट है, यहाँ बीच में जो एन पार्ट है, KLM एन ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये जो एन पार्ट है,
ये एन पार्ट, इस एन पार्ट को फिर कहाँ उठाया गया, ये एन पार्ट यहाँ उठा लिया पूरा, इसको फिर 25 भागों में बांट दिया गया। एन ए, एन बी, एन सी, एन डी, आई यहाँ छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार एन को 25 भागों में यहाँ बांट दिया गया। फिर आगे इनमें से एक एक को इसी प्रकार 25 के टुकड़ों में बांटकर स्टडी किया गया। तो कितना एक विस्तृत और मतलब महीनता से काम किया गया। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर यहाँ प्रयोग नहीं किया गया, वो आप बताएंगे। मानचित्र में दिए गए पैमाने का प्रयोग करते हुए किसी एक छोटे वर्ग की लंबाई आप नाप सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, फिर आगे एन एम वहाँ से एन एम का जो एक पार्ट है उसको उठाया गया और उसको फिर यहाँ 25 भागों में बांट दिया गया। तो इतनी बारीकी से ये कार्य यहाँ पर किया गया है। किसी एक मंदिर को पहचानिए। दीवारों, केंद्रीय देवालय, मंदिर तक जाने वाले जो रास्ते हैं, अवशेष, उनको खोजिए, उनके नाम दीजिए। मंदिर का नक्शा कहाँ दिया हुआ है आप इसको देख सकते हैं। अब आगे देखिए, जॉन एम फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल, एम एस नागराज राव, जिन्होंने इन स्थान पर वर्षों तक अध्ययन कार्य किया, उन्होंने लिखा कि वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के जो स्मारक के अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक, ब्रैकेट, धरण, भीतरी छत, लटकते छज्जे, उनके अंदरूनी भाग, मीनार, पूरी की पूरी श्रेणी जो है वो कल्पना की गई, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। तो ये क्या क्या कहा गया कि वहाँ जो लकड़ी का काम था बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे खम्भे बने हुए थे, आपने पढ़ा, स्तंभ थे, ब्रैकेट थे, धारण, भीतरी छत, लटकते छज्जे, दीवार, मीनार, तो उसके ऊपर प्लास्टर किए हुए थे, चटकीले रंग से चित्रित किए गए थे। उनकी कल्पना हमें करनी पड़ी क्योंकि लकड़ी का जो ढांचा था वो सारा समाप्त हो चुका था। लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है, केवल पत्थर की जो संरचनाएं अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन के पूर्ण जीवन के विभिन्न आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक हैं। जो इन बारे में जो पहले लोगों ने लिखा, उस समय के यात्रियों ने, उसको स्टडी किया गया, यहाँ उनकी संरचनाओं के साथ उनको मिलान किया गया, तब इनके बारे में लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, बाजार के रूप में देखिए, जो डोमिंगो पेस है उसका विवरण बहुत ज़्यादा मिलता है। वो बाजार के एक सजीव वर्णन कैसे करता है। आने जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। आगे जाने पर इस गली में कई व्यापारी रहते हैं। वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे, पन्ने, मोती, छोटे मोती, वस्त्र, पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर वस्तु आप जिसे खरीदना चाहें वहाँ पाएंगे। फिर हर शाम को एक मेला यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ से कई सामान्य घोड़े और टट्टू मतलब उसके जो बच्चे होते हैं, छोटे घोड़े, तथा कई तुरंज नींबू की प्रजाति होती है। थोड़ा शेप उसकी लंबी होती है, लेकिन नींबू टाइप लगभग सब कुछ नींबू ही होता है। संतरे, अंगूर, उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की जो वस्तुएं हैं लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं, डोमिंगो पेस ऐसा लिखते हैं। सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर में के रूप में करते हैं। यहाँ बाजार चावल, गेहूँ, अनाज, भारतीय मकई, कुछ मात्रा में जौ, सेम, मूंग, दालें, काला चना जैसे पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध थे। फर्नाव नूनीज के अनुसार उसने भी लिखा कि विजयनगर के बाजार जो प्रचुर मात्रा में फल, अंगूर, संतर, नींबू, अनार, कटहल, जो आम एक सब्जी बनाने के काम आता है, आम से भरे होते हैं। सभी बहुत सस्ते हैं। बाज़ारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता है। नूनीज लिखता है कि भेड़ बकरियों का मांस, सुअर, मृग मांस, हिरणों का, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर, सभी प्रकार के पक्षी, चिड़ियाँ, चूहे, बिल्लियाँ, छिपकलियाँ, बिसनग उन्होंने किसको कहा, विजयनगर को कहा। हमने पहले भी कहीं पढ़ा था, बिसनग जो है विजयनगर को कहा गया, इसको नोट करना, के बाज़ारों में बिकती थी। ये फर्नाव नूनीज ने भी ऐसा लिखा है। अब आगे देखिए, उत्तरों की खोज में कुछ प्रश्न हैं। सुरक्षित जो भवन हैं हमें उन बारीकों तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया, उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तु तकनीकों से उनका निर्माण किया गया,
कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के लिए हमें अध्ययन से पता चलता है कि हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक जो तैयारी है उसको समझ सकते हैं। यदि हम उसकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव, सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रशयदाता जो है व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते थे जो उनके सांस्कृतिक जो परिणाम होते थे उस भाव को भी दिखाते थे। हमें यह समझ सकते हैं कि हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेख, लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारियों को संयोजित करें। यानी कि ये सब जो चीज़ें हमें वहाँ से मिली, इन चीज़ों को देखकर मात्र हम सारी चीज़ का अवलोकन नहीं कर सकते। चित्रों को देखकर उनके ऊपर जो बने हुए हैं कि उनके अंदर भाव भी थे, जिस भाव से वो बनाए गए थे वो भाव भी थे। नेक्स्ट देखिए कृष्णदेव राय के बारे में क्या है। परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के जो गोपुरम है उसमें रखी कृष्णदेव राय की एक सुंदर प्रतिमा को यहाँ देखिए, जो तमिलनाडु का चिदम्बरम के मंदिर है। स्वाभाविक है कि मंदिर इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता होगा। शासक जो है इसी रूप में शासक अपने आप को दिखाता होगा। और पेश का कुछ वर्णन इस प्रकार है। पेश जो है, डोमिंगो पेश, हमने शुरू में पहली वीडियो में भी किया था। वो क्या कहता है कि मजला कद, छोटा कद है उनका, गोरा रंग है, अच्छी काठी है, कुछ मोटा है, चेहरे पर चेचक के दाग हैं। और ये उसकी पिक्चर दी हुई है कि भी राजा जो है अपने आप को इसी रूप में प्रदर्शित करते होंगे। ये एक कृष्ण देव राय की पिक्चर यहाँ पर दी हुई है। अब इधर देखिए कि स्थापत्य तत्वों के परीक्षण से हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी जनसंख्या का भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के बारे में क्या सोचते थे। क्योंकि ये जो हम इतनी महानता इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहाँ की जो महिलाएं, सामान्य आदमी, बच्चे, वो इनके बारे में क्या सोचते होंगे, वो ये नहीं बताते। इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे, क्या उनकी शाही केंद्र और धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी, क्या वो इन क्षेत्रों तक, इन स्थानों तक जा सकते थे आम आदमी, क्या वे मूर्ति के सामने से तेज़ी से निकल सकते थे तो उसको देखने के लिए रुकते थे, कहीं मूर्तियां बनी होती थी, सोचते थे, उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते थे। वे लोग जिन्हें इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे, इसके लिए उन्होंने अपना श्रमदान दिया था। ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ अनुत्तरित हैं। क्या, हालांकि जो क्या निर्माण करना है, कौन सा स्थान चुनना है, कौन सा माल प्रयोग करना है, किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक द्वारा लिए जाते थे। इतने विशाल जो कार्य थे उनके लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान उनके पास था। क्या होता था इतना ज्ञान? भवनों के नक्शे कौन बनाता था? राजगीर जो मिस्त्री थे, पत्थर काटने वाले, मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे, कहाँ से आते थे? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी राज्यों से बंदी बना लिया जाता था? उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे? निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण, उनका निरीक्षण कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध जो है कुछ और संकेत दे सके। तो जो भी हम इतिहास में पढ़ रहे हैं वो एक अनुमान पर अधिक आधारित होता है। उसके बारे में जैसे जैसे जानकारी मिलती जाती है तो वो जानकारी संशोधित होती चली जाती है। अब यहाँ देखिए एक रानी का स्नानघर, एक संरचना यहाँ दी हुई है कि कोई रानी के जो नहाने के कोई स्थान, इस प्रकार का चित्रण यहाँ पिक्चर दी हुई है। आगे काल रेखा आप देखिए, 100 वर्ष के हिसाब से इनको बनाया है कि 1200 से 1300 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। 1300 से 1400 के बीच में बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी विजयनगर की स्थापना, जौनपुर, कश्मीर, मदुरई सल्तनतें बनी। 1415 से उड़ीसा में गजपति की स्थापना, 1435 में गुजरात, मालवा की राज्यों की स्थापना, अहमदाबाद, बीजापुर, बेरार जो सल्तनतें हैं 1490 में उनका उद्भव। 1500 से 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय, इसको नोट कीजिए। 1510 में
बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 पानीपत के युद्ध के बाद। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करें। नेक्स्ट देखिए 1800 कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की जो यात्रा की गई थी। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनेल ने हम्पी के जो अवशेष थे उनका पहला चित्र लिया था। 1876 में पुरास्थल की जो मंदिर की दीवारें थी उनके अभिलेखों को जे.एफ. फ्लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ हुआ था। 1902 में मार्शल जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य हुआ और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा एक विश्व विरासत का स्थल घोषित कर दिया। इसको भी नोट कीजिए, इनमें कंफ्यूज पेपर में गड़बड़ कर देते हैं। 1986 में, पहले 1976 है, 1976 में इसको जो राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया था 1976 में, और 10 वर्ष बाद 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया था। तो ये अध्याय आपका कंप्लीट हुआ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें और धन्यवाद। जय हिंद।